हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसी के संदर्भ में हम लोग जो PYQs हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियोस में भी हम लोग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं हर बार की तरह आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और टॉपिक भी बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिया, आज 11वां क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चंस क्या है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग। क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। देखिए मुस्लिम लीग जो था ना, ये इसको जब एहसास हुआ कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने कार्य में सफल हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ये सब क्या किए, ये सब प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट जो एक्शन डे था उसको अंजाम दिए। इन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो उसी समय ही जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था इन्होंने, ठीक उसी दिन ही एक तरीके से विभाजन का बेस तैयार कर दिया था। किसका? भारत और पाकिस्तान का। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान का बाबू बेस उसी टाइम तैयार कर दिया था। और इसको जो लीड करने का काम कर रहा था वो था मोहम्मद जिन्ना। एकदम मतलब अब क्या ही कहा जाए, ठीक है ना, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बात करें और आज़ाद हिंद फौज की बात करें, स्वराज पार्टी की बात करें, तो ये तीनों जो पार्टियां थी ये भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टियां थी। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो ये जो है जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये काम कर रही थी ये जो पार्टी थी। ठीक है ना, और वही स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और उनके साथ चित्तरंजन दास जी जो थे, इन लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी। दो लोग थे, दोनों लोगों का आप नाम याद रखिएगा। पहले जो व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, और दूसरे जो थे वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है ना, चित्तरंजन दास। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि 1930 तक जाते जाते इसका प्रभाव जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हालांकि 1929 में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत को पूरी तरीके से आज़ाद घोषित कर दिया था। ठीक है ना, और इसी दिन को हम लोग किस लिए मनाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि देखिए इस दिन को हमें किसी न किसी तरीके से याद रखना था और हमारा संविधान जो है लागू होने को भी था। हालांकि हमारा देश ऑलरेडी 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था। ठीक है, तो 15 अगस्त को आज़ाद हो चुका था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भी बन करके तैयार हो गया था। तो ये हुआ कि भाई हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद रखते हैं, लेकिन इस दिन को भी तो हमें याद रखना है क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता इसी टाइम मिली थी, या फिर यूं कहें कि पहली बार स्वतंत्रता इसी दिन घोषित किया गया था। तो इसी दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान को लागू न कर करके बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। 1930 तक इनका कंप्लीटली प्रभाव खत्म हो गया और कांग्रेस प्रभाव में आ गई। और ये जो था ना, ये कांग्रेस का जो लाहौर में सम्मेलन हुआ था या फिर लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसी में ये कांड हुआ था। ठीक है, यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग जानते हैं 1885 इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना बेसिकली एक व्यक्ति था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, उसने किया था। ठीक है, और बेसिकली वो एक अधिकारी था जो कि रिटायर्ड अधिकारी था। ठीक है, उसी के लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही ये हुआ था और जो व्यक्ति था उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम ने स्थापित किया था। ये अधिकारी था और लॉर्ड डफरिन यानी कि उस समय जो लॉर्ड था भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। इन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी
वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। ये है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको मैं बता दूं कि यह है आपका केन्या में स्थित है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो हम इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से अफ्रीका जो है मानव उत्पत्ति का द्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका जो है मानव उत्पत्ति का द्वीप भी कहा जाता है। ये भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है इसमें भी झील पाई जाती है। और ये अरब है, अरब में आप जानते हैं वहाँ पे कम्प्लीटली रेगिस्तानी है, तो यहाँ पर भी झील पाई जाती है। और उस झील का क्या नाम है? उस झील का नाम है यहाँ पे अलबाथवा, ठीक है ना, अलबाथवा, ठीक है ना, ये इसका नाम है। तुर्की में भी झील पाए जाते हैं। वान झील इसमें पाया जाता है, वान झील, ठीक है ना। और ओमान में भी झील वगैरह पाए जाते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट झील नहीं है ओमान की झील को याद रखना, ठीक है ना। बट ये याद रखिएगा कि जो लेक तुर्काना नामक झील है ये केन्या में पाई जाती है। लेक तुर्काना नामक झील कहाँ पाई जाती है? केन्या में पाई जाती है। और इसे लेक रूडोल्फ भी कहा जाता है। एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है? लेक रूडोल्फ, LAKE, लेक रूडोल्फ भी इसको कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, अभी तो और भी कुछ चीज़ें मैं बता दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर हम बात करें केन्या के बारे में और भी फैक्टों की, तो और भी फैक्ट ये याद रखना है कि इसे ZC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका जो एरिया है 6400 वर्ग किलोमीटर है, 6400 वर्ग किलोमीटर। और इसे ZC कह सकते हैं हम लोग, ZC के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो नदी है, ठीक है ना, ये जो झील है ना, ये ओमो नदी करके है, वहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। और एक तरीके से इसको जो यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल कर लिया है। विश्व धरोहर, एक तरीके से ये विश्व धरोहर भी माना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत में वनों के प्रकार का वर्गीकरण किया गया? क्या सर एच चैंपियन है, या फिर जादव पायेंग है, या फिर डिट्रिच बेसिड्स हैं, या फिर EP स्टिबिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर HG चैंपियन। सर HG चैंपियन ने 1936 में पहली बार एक तरीके से इसको डिवाइड करने का काम किया था, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कि 6 समूह में डिवाइड किया था। कितने समूह में डिवाइड किया था? 6 समूह में। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने समूह में डिवाइड किया गया था, तो 6 समूह में डिवाइड किया गया था। और एक तरीके से 16 प्रकार बताए गए थे। 6 समूह 16 प्रकार, ठीक है ना। बेसिक रूप से देखा जाए तो बेसिक रूप से 5 ही समूह था, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 6 समूह में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो 5 ही समूह था, सिंपली 6 समूह में इसको डिवाइड किया गया था। और अगर हम वनों के प्रकार की बात करें तो देखिए भाई, एक होता है सदाबहार वन। कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बता दें, सदाबहार वन की विशेषता क्या है? ये पेड़ जो है हमेशा सदैव हरे भरे होते हैं। उसके बाद होता है पर्णपाती वन, ये भारत में मोस्टली पाए जाते हैं। और पहाड़ी वन भी होते हैं, पहाड़ी वन, ठीक है ना, ये शंकु आकार के होते हैं। ये सब भी वन के प्रमुख प्रकार हैं, वन के प्रमुख प्रकार, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें जादव पायेंग जी की, जादव पायेंग क्या है भाई? तो जादव पायेंग जी जो है एक तरीके से असम के पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। असम के पर्यावरण प्रेमी, ये जो है असम के पर्यावरण प्रेमी, ठीक है ना। अच्छा, इनको पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है, लेकिन इनको फॉरेस्ट फादर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फॉरेस्ट या फिर फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फॉरेस्ट फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने
असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पूरा जंगल तैयार कर दिया, पूरा जंगल। एक तरीके से खुद से, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मानव निर्मित है, मनुष्य ने इसको तैयार कर दिया था। ठीक है, बात समझे कि नहीं? तो ये पूरा जंगल जो तैयार करने का काम किया था वो कौन थे? जादव पायेंग, और इन्होंने ही तैयार करने का काम किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि 1968 में फिर से ये जो 1936 में किया गया था, इसका संशोधन 1968 में किया गया था। एस के सेठ नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, इन्होंने फिर से इसको संशोधन करके फिर आगे के वनों को वर्गीकृत करने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात कर लें डिटरीज बैंडिस की। डिटरीज बैंडिस, तो डिटरीज बैंडिस एक भारतीय अफसर हुआ करते थे, इनसे कुछ विशेष लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में कुल वन कितने होने चाहिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत में कुल वन कितने होने चाहिए भाई? तो भारत में कुल वन होने चाहिए कम से कम 33%, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर बात करें भारत में 2021 की डाटा की, ठीक है, तो उस समय 21.7% के आसपास भारत में वन हुआ करते थे। और सबसे ज़्यादा भारत में वन अगर कहीं पाया जाता है किसी राज्य में, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वन के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर वहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित नदियों का उन राज्यों के आधार पर सुलेमित करें। निम्नलिखित नदियों को राज्यों के आधार पर सुलेमित करें। मैच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट। तो कामेंग नदी की बात करें तो कामेंग नदी कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका असम के आसपास। कामेंग नदी कहाँ हो जाएगी? असम के आसपास हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वैतरणी नदी की, वैतरणी नदी कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी उड़ीसा। वैतरणी नदी उड़ीसा। और इसको देखो स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है, स्वर्ग की नदी। हालांकि अभी हम फैक्ट वगैरह हम आपको बताएंगे। उसके बाद हसदेव की बात करें तो हसदेव हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। हसदेव में बहुत बड़ा जंगल भी है छत्तीसगढ़ में, हसदेव नामक के, ठीक है। और उसके बाद गिरना हो जाएगा महाराष्ट्र में, गिरना हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। गिरना क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का डी और दूसरा का ए। पहला का डी, दूसरा का ए और तीसरा का बी। पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का सी। ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कामेंग नदी की, तो कामेंग नदी के आसपास एक सेसा नामक अभयारण्य है जो कि असम में पाया जाता है। असम की मैं बात करूं ना, तो असम से ही होकर के आया है वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी। और वहीं पे माजुली नामक द्वीप भी है, माजुली नामक द्वीप। और ये जो माजुली नामक द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप होने के साथ साथ ये मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी और फिर गंगा नदी जब मिल करके बनाती हैं डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा बनता है। और सुंदरवन डेल्टा एक तरीके से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करें बैतरणी नदी की। बैतरणी नदी को स्वर्ग का नदी भी कहा जाता है। और बैतरणी नदी का आपकी कहाँ पे है? बैतरणी नदी आपकी हो जाएगी उड़ीसा में, ठीक है ना। गिरना नदी की बात करें तो गिरना नदी आपकी महाराष्ट्र में है। और गिरना नदी कहाँ से निकली है? तो ये निकली है नासिक से, ठीक है ना। कहाँ से निकली है? नासिक से। अच्छा, इन सबों का मुहाना वगैरह भी पूछता है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। मुहाना बेसिकली कहाँ कहाँ बनाती है? तो देखिए, ये जो असम और अरुणाचल प्रदेश से निकली है ना नदी, तो ये जाकर के मुहाना बनाती है कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में ही जाकर के ये मुहाना बना लेती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी मानी जाती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो बैतरणी नदी है ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। गिरना नदी बेसिकली जाकर के ये भी बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है आगे चल करके। ये जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी के सहायक नदी के रूप में ये काम करती है गिरना नदी, ठीक है। और गोदावरी नदी को हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आया है। गोदावरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की जो सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, उसके बाद की ये सबसे बड़ी नदी और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी
पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में या फिर केंद्र शासित में स्थित है? तो क्या सिक्किम में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है, असम में है, मेघालय में? ना बाबू, ये है त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ पे है? त्रिपुरा में। अब यहाँ पे गोमती नदी की चर्चा हुआ है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई गोमती नदी तो लखनऊ में है, लखनऊ में गोमती नदी, उसी के किनारे है लखनऊ नामक शहर। तो ये कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि एक नदी गोमती ये कहाँ पे है? ये है त्रिपुरा में। ठीक है, और एक नदी आपका यूपी में है, गोमती नदी। ठीक है ना, यूपी में जो गोमती नदी है इसके तट पे कौन है? तो इसके तट पे है आपका जो लखनऊ नामक शहर है, और गोमती नदी एक है त्रिपुरा में। ठीक है ना, त्रिपुरा में है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो त्रिपुरा में गोमती नदी है ये 16वीं सदी के आसपास में बहुत फेमस हुई थी। क्यों? क्योंकि इसी नदी के तट पे जो पहाड़ वगैरह है ना, वहाँ पे प्राचीन कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। प्राचीन कलाकृति आपने अजंता की गुफा का नाम सुना होगा। अजंता की गुफा, जिस प्रकार से अजंता की गुफा में खूब ढेर सारा आपको कलाकृति मूर्तियां वगैरह देखने को मिली थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 16वीं शताब्दी में देखने को मिला था। और यहाँ पे एक दुर्गा जी का मूर्ति मिला था, बहुत बड़ा, कम से कम 20 फीट के आसपास, 20 फीट के आसपास दुर्गा जी का मूर्ति मिला था। और 20 फीट के आसपास ये जो दुर्गा जी की मूर्ति मिला था, इसको बेसिकली हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, और एक चीज़ और मैं बता दूं, त्रिपुरा का अजंता भी इसे कहा जाता है और ये एक प्रकार का पर्यटक स्थल है। इसको क्या कहा जाता है? इसको, ये जो चबीमुरा है इसको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि बताइए त्रिपुरा का अजंता किसे कहा जाता है? तो छबीमुरा। कहीं कहीं आपको छबीमुरा भी देखने को मिलता है, छबीमुरा या फिर ये चबीमुरा, छबीमुरा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, छबीमुरा या छबीमुरा। तो ये जो है त्रिपुरा का अजंता कहा जाता है, त्रिपुरा का अजंता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी ये देखिए सिक्किम है, सिक्किम भाई एक तरीके से हमारा राज्य है, इसको बाद में मिलाया गया, ये तो आप लोग जानते हैं 1971 के आसपास। असम ही बहुत फेमस राज्य है आपका, असम चाय के लिए बहुत फेमस है। और मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम एक जगह है, मासिन राम की विशेषता क्या है? मासिन राम की विशेषता यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बहुत बड़े लेवल पे बारिश होता है, इतने बड़े लेवल पे बारिश होता है कि यहाँ पे लगभग दिन भर बारिश होता रहता है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी भी नामक एक जगह है, चेरापूंजी नामक जगह है, यहाँ पर भी बारिश होता है लेकिन इससे कम होता है। ठीक है, अब इन दोनों में कभी कभी कंट्रोवर्सी होता रहता है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं, गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ी है, इसमें खासी नामक जो पहाड़ी है उसमें ये पाया जाता है मासिन राम। ठीक है ना, और यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अब तक लगभग हमारे यहाँ कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं? 20-22 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है और चारों का अपना अलग अलग महत्व भी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें गाडगिल महोदय इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लें भाई सबसे पहले ऑप्शन दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है इसको हम लोग बेसिकली महालबोनिस मॉडल के नाम से जानते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि महालबोनिस के ऊपर ये डिपेंड करता है, मतलब महालबोनिस के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है ना, महालबोनिस मॉडल पे आधारित थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? इसमें औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया था और सोशल पैटर्न की बात की गई थी। ठीक है ना, इसमें औद्योगिकीकरण
औद्योगिकीकरण, ये सब याद रखिएगा भाई, ये सब याद रखिएगा। और इसमें जो है औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया था, सोशलिस्ट की भी बात इसमें की गई थी। और इसमें मॉडल जो था वो था महालवोनिस्ट, ठीक है ना। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उन सभी का अपना अलग अलग महत्व भी है, तो सभी को देखते चलिएगा, दूसरी तीसरी पहली जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात कर लें दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो जो दूसरी पहली पंचवर्षीय योजना भाई, दूसरी तो हो चुकी, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी हो गई, दूसरी महालवोनिस्ट, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए एक व्यक्ति थे हेराड डोमर, ठीक है ना, हेराड डोमर मॉडल पे आधारित थी, हेराड डोमर मॉडल पे आधारित थी, जो थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है पहली पंचवर्षीय योजना की, तो भाई 1951 से 56 आप बता दीजिएगा, 1951 से 56, ठीक है, 1951। और 1951 में चुनाव भी हुआ था, पहली बार आम चुनाव हुआ था, तो उसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हेराड डोमर मॉडल पे आधारित थी। प्राथमिकता इसमें किसकी दी गई थी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्राथमिकता कृषि को थी, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे बेस के रूप में कुछ ऐसा था नहीं, इसीलिए कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता थी, ताकि हम लोगों के जो देश हैं, देश को कम्प्लीटली इकोनॉमिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, उसी के संदर्भ में ये पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो 61 से 66 तक चली थी, 61 से 66, और इसी को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है डीआर गाडगिल है, और इसमें देखिए जो संसाधन थे ना, संसाधन के वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, संसाधन के वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है ना, संसाधन के वितरण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का काम किया गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी अपने आप में बहुत बेहतरीन थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था स्वावलंबन या फिर आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। इसका उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें, कभी कभी उद्देश्य भी आपसे पूछता है, उद्देश्य तो स्वावलंबन, इसीलिए तो वितरण की बात की गई थी ना इसमें, और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अध्यक्षता बेसिकली की थी किसने, इंदिरा गांधी ने, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछता है। इंदिरा गांधी जी इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए भाई 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी थी। भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को योजना मतलब मंजूरी दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम 61। क्या हो जाएगा, अधिनियम 61। जो यहाँ पे एक्ट 61 है, ये नाबार्ड को कहीं ना कहीं मान्यता देने का काम किया था, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, तो इसका फुल फॉर्म है, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये अगर रूरल एरियाज में है, एग्रीकल्चर के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि ये कृषि के विकास का काम करेगा, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में वो जो डेयरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद वो आया था। डेयरी उत्पाद हम लोग कह सकते हैं, डेयरी उत्पाद जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड या फिर इसे दुग्ध क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दुग्ध क्रांति के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है, दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 1982, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये किस आधार पर लाया गया था और इसका मुख्यालय क्या है। तो एक बात मैं बता दूं, इसका मुख्यालय जो था ये मुंबई था, और आधार बेसिकली यही एक्ट था, आधार बेसिकली यही एक्ट है, इसी एक्ट के तहत लाया गया था। और एक समिति थी, एक समिति बैठाई गई थी जिसका नाम है शिवारामण समिति। ये शिवारामण जी अध्यक्ष थे, ठीक है, शिवारामण जी इसके अध्यक्ष थे। शिवारामण समिति के सिफारिश पर ही इस कार्य को अंजाम दिया गया था, और एक तरीके से गांव-गांव में ही ऑपरेशन फ्लड कह सकते हैं हम लोग, या फिर कह सकते हैं दुग्ध क्रांति देखने को हमें मिली थी, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे केलकर टास्क फोर्स इनके द्वारा एक तरीके से स्थापित किया गया था। जो राजा चलैया समिति है ये किस लिए थी। तो भाई ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के सुधारों की सिफारिश की थी। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो कर थे, जो टैक्स थे, उनमें सुधार करने की बात की थी। और वहीं अगर हम लोग बात कर लें रेखा समिति की, अच्छा ये कब आया था। तो 1991 में आया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 1991 में पूछ सकता है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग रेखा समिति की बात कर लें तो रेखा समिति का क्या कार्य था। तो रेखा समिति का जो कार्य था ये बेसिकली केंद्रीय उत्पाद की संरचना में सुधार था। रेखा समिति का इसका जो मतलब एक तरीके से एडवाइस दिया गया था, केंद्रीय जो उत्पाद था, केंद्रीय उत्पाद उसमें सुधार करने की बात की गई थी, ठीक है ना। और ये आया था 1993 में, ठीक है ना। अब बात करें केलकर टास्क फोर्स की, तो केलकर टास्क फोर्स जो आया था ये बेसिकली 2003 में आया था। विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पे ये पड़ा था, ठीक है ना। 2003 में विजय केलकर जी इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में ये चीज़ आगे बढ़ी थी और इस चीज़ को लाया गया था। जीएसटी की अवधारणा पहली बार यहीं पे दी गई थी और रिपोर्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की विवेचना की गई थी। जीएसटी की अवधारणा गुड्स एवं सर्विस टैक्स, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अब यहाँ पे एक समिति और है, वो है नरसिम्हन समिति। तो नरसिम्हन समिति 1991 और 1991 से लेकर के 98 तक की बात की गई थी। 1991 में ये आई थी और ये बैंकिंग और वित्तीय सुधार की बात की थी। किसकी बात की थी। बैंकिंग और वित्तीय सुधार की बात की थी। वित्तीय सुधार की बात की थी बाबू, बैंकिंग और वित्तीय सुधार। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ जो केलकर टास्क फोर्स था ये जीएसटी के बारे में सारी बातें बताया था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो गुड्स और सर्विस टैक्स है। अच्छा आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए गुड्स और सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 100%। और जीएसटी बेसिकली 3 टाइप की थी, मतलब 3 जगह लागू होती थी, 3 चरणों में थी। एक था जो CGST, मतलब ये सेंट्रल जीएसटी से बोलेंगे, और एक था स्टेट जीएसटी, ESGST हम लोग इसे बोलेंगे, और एक था UTGST। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे यूनियन टेरिटरी, मतलब हर जगह पे लगने वाली जो जीएसटी थी वो अलग अलग टाइप की थी, ठीक है ना। तो ये आइडिया बेसिकली केलकर टास्क फोर्स समिति के द्वारा लाया गया था। अच्छा एक चीज़ और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, कहेगा कि बताइए इसकी जो दरें होती है ना, इसकी जो दरें जो फिक्स की जाती हैं, इस पे रेट, वो कौन तय करता है। तो इसकी जो दरें तय की जाती है वो संसद के जो जीएसटी का जो काउंसिल होता है वो तय करता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 और 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दुग्ध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ EEC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन इकोनॉमिक, एक तरीके से कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं काउंसिल। क्या बोल सकते हैं, काउंसिल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर परिषद बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिषद या फिर कम्युनिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये EEC कहलाता है, ठीक है। इसी के तहत स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल दिया गया था और ये बहुत बड़े लेवल पे भारत के द्वारा बेचा गया और बहुत बड़ा इसमें प्रोडक्शन भी हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे मार्जिन मनी भी हुई थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है, एक चीज़ देखिए, यूनिसेफ है, यूनिसेफ पूछा गया है कि यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ बेसिकली एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये बच्चों के लिए है, ठीक है ना। और ये खाद्य और कृषि संगठन, ये फूड डिपार्टमेंट यानी कि फूड की सिक्योरिटी के लिए है। और WHO तो आप लोग जानते ही हैं, ये कोरोना काल में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, याद तो होगा ही कोरोना काल, ठीक है। तो ये कोरोना काल से रिलेटेड हम लोग जब चीज़ों को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन फ्लड इसी में ही सफल हुआ था। ऑपरेशन फ्लड की बात अगर हम लोग बात करें तो उसे दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, दुग्ध क्रांति, ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दूध को बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया गया। गांव-गांव में डेयरी की भी बैठाने की बात की गई, गांव में
डेयरी की बैठाने की बात की गई और बहुत बड़े लेवल पे जो दूध था, जो मिल्क था, जो मिल्क के प्रोडक्ट थे, विभिन्न प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात की गई बहुत बड़े लेवल पे, और वो इकोनॉमी का एक हिस्सा माना जाने लगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि भारत में एक तरीके से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना की गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जब स्थापना की गई, कब की, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब की गई थी, तो ये 1970 में की गई थी। और एक तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पे दूध का प्रोडक्शन या फिर हम कहें कि यूज़ करने का काम किया, इधर उधर भेजने का काम किया, या फिर विदेशों में सप्लाई करने का भी काम किया। ठीक है ना, इसलिए तो इसे दुग्ध क्रांति के नाम से या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। ठीक है ना, और इससे हम लोग बिलियन टिलियर इंडिया के नाम से भी हम लोग बिलियन लीटर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है बिलियन लीटर इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किस उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस चैम्बर में हुआ था, मतलब अब वर्तमान समय में पुराना हो चुका है, कब किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी ये तो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और ये जो है मतदाता दिवस है, मतदाता दिवस है। ये विशेष कोई मतलब कोई दिन नहीं है। 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक तरीके से मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रिंसेस चैम्बर में इसका उद्घाटन किया गया था। 1958 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। 1958 में इसको स्थानांतरित करके जो तिलक मार्ग है ना, तिलक मार्ग के भवन में जो दिल्ली में है, वहाँ पे इसको स्थापित कर दिया गया था, वहाँ पे इसको स्थापित कर दिया गया था। और आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर वहाँ पे बता दीजिएगा, हरिलाल जे कनिया। कौन थे? हरिलाल जे कनिया। ठीक है ना, हरिलाल जे कनिया। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में। और कब हुई थी? कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। ठीक है, और उस समय जो है एलिजा एम्पे महोदय वहाँ पे न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्रारंभ में कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कितने हुआ करते थे? तो 8 हुआ करते थे, 1 और प्लस 7। लेकिन आज की डेट में भाई 32 हो चुके हैं। 32 हो चुके हैं कि 31 हो चुके हैं? ये कमेंट करके बताइएगा। शायद 32 हो चुके हैं, 31 प्लस 1 ऐसे करके हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ तक की सारी चीज़ें कवर करनी है। अब मैं यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता दूं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माना जाता है, और ये भारत के सरकार का ऑर्गन्स माना जाता है। ठीक है ना, और ये जो है अनुच्छेद 124 आपको याद होगा, अनुच्छेद 124 के तहत इसको स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 124 के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी? तो देखिए जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए, और जो शक्ति पृथक्करण हुआ था, मतलब जो सरकार गवर्नमेंट्स में एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जो शक्ति का विभाजन किया गया था बाय लिस्ट, मतलब आपने सुना होगा कि सूचियों के द्वारा शक्तियों को विभाजित कर दिया गया। राज्य की सूची अलग है और केंद्र की सूची अलग है, और समवर्ती सूची अलग है। समवर्ती सूची में दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, और वहीं जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास दे दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसको भी कवर करने का काम करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत आपके फंडामेंटल राइट का अगर किसी भी प्रकार से हरासमेंट होता है तो उसको भी रोकने का काम ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से गार्जियन और फिर संविधान का एक्सप्लेन करने वाला, व्याख्या करने वाला व्यक्ति या फिर संस्था माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतने हैं। 10 क्वेश्चन हमने फिर से कवर किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कवर करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।